हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जनन चैप्टर का जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसमें क्या टॉपिक पढ़ेंगे जानिए। सबसे पहला पार्ट है ये देखिए, डीएनए प्रतिकृतिकरण। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम दूसरा संबंधित पुष्प का जनन भाग क्या है। तीसरा पढ़ेंगे हम बीज निर्माण की क्रिया कैसे होती है, तो चित्र सहित हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए प्रतिकृति की परिभाषा। तो आणविक जीव विज्ञान में डीएनए प्रतिकृति एक मूल डीएनए अणु से डीएनए की दो समान प्रतिकृतियां, अभी चित्र से मैं समझाऊंगी आपको कि जो मूल डीएनए होता है उसके अणु से दो समान प्रतिकृतियां बनने की जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब डीएनए दो पूरक स्ट्रैंड दोहरी डबल हेलिक्स होते हैं से बना है। वो डबल हेलिक्स जो है प्रतिकृति के दौरान ये स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो आइए हम इसे संरचना से जानेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये दोहरी डबल हेलिक्स रेड और बैगनी रंग से जो संरचना जा रही है ये डीएनए का प्रतिकृतिकरण है। इस प्रतिकृतिकरण में देखिए ये डबल हेलिक्स संरचना है। ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखिए, ये जो इस तरह से जो फास्फोरिक बंध की जो बनी हुई संरचना है, इस संरचना में ये हेलिक्स जो है वो टूट जाता है और एडेनिन और थायमिन ये जो जुड़े हुए हैं ये आपस में अपने बंधों को तोड़ देते हैं और इस तरह से ये डबल हेलिक्स संरचना पहले सिंगल और सिंगल धीरे से उनमें डबल हेलिक्स का निर्माण हो जाता है। तो ये कहलाता है प्रतिकृतिकरण। आइए हम इस संरचना को बहुत अच्छे से और जानेंगे। अब आप देखिए, इस संरचना में जो ब्लू कलर से जो पट्टी है, इस पट्टी को कहते हैं हम फास्फोफाइराइड स्टर जो बंद होता है, ये फास्फोफाइस्टर जो बंद होता है उससे ये ब्लू कलर की ये पट्टी बनी होती है। इस पट्टी के बीच में जो उसके पॉइंटेड है एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में जुड़े होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो पट्टी होती है ये आधारक जोड़ी होती है। तो एडेनिन हमेशा, ये ग्रीन कलर से ये संकेत दिख रहा है, ये एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और आप देखिए ये जो ब्लू और ब्लैक कलर की जो पट्टी है ये दर्शा रही है कि ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जब इनके बीच का बंध टूट जाता है और ये सिंगल हेलिक्स संरचना में बदल जाते हैं और जब इनमें परिवर्तन होता है और ये डबल हेलिक्स संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यही है बच्चों डीएनए की संरचना। आप इसे बना के बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन जान। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए से ही संबंधित है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। हमने जो अभी डीएनए प्रजनन पढ़ा उसका क्या महत्व है? तो देखिए, जनन की मूल घटना डीएनए के प्रतिकृति बनाना है, यानी जनन की मूल घटना किस पर डिपेंड हो गई है? प्रतिकृति पर। यदि प्रतिकृति नहीं होगा तो जो गुण जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। और उपयोग करने के दौरान जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बन जाती हैं। अभी मैंने आपको समझाया। तो जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का जीव के शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो जीव है, जीव की जो संरचना बनेगी उसमें जो परिवर्तन होगा, उसमें जो गुण हूबहू माता पिता के आएंगे वो किसके द्वारा आएंगे? प्रतिकृति के कारण। इसीलिए डीएनए का प्रतिकृति प्रजनन में बहुत ही महत्व है, जो जीव के विशिष्ट स्थान में रहने के लिए योग्य बनाती है। इसीलिए प्रजनन में इसका बहुत ही महत्व है। अब आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि जो पुष्पीय पौधों में है उनमें जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार होता है। तो याद रखिएगा, जो पुष्प होते हैं उनका मुख्य जनन भाग जो होता है वो पुष्प या फूल होता है। तो
एक फूल के मुख्य भाग क्या होते हैं जानेंगे हम। तो एक मुख्य फूल के जो भाग होते हैं वो कहलाता बाह्यदल, पंखुड़ी, पंखुड़ी जिसको हम दलपुंज कहते हैं, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होता है। अब हम जानेंगे फूल के प्रकार और हम चित्र में जो पुष्प की संरचना में देखेंगे कि जो पार्ट अपन ऊपर पढ़े वो किस तरह से हैं। तो फूल के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी का अर्थ ये होता है कि जिसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित हों एक साथ ही। उभयलिंगी का मतलब है दोनों एक साथ, तो वो कहलाता है उभयलिंगी पुष्प। जैसे सरसों का पुष्प और गुड़हल का पुष्प, ये पुष्प उभयलिंगी पुष्प हैं, तो आपको उदाहरण में पूछ सकते हैं। अब दूसरा है एकलिंगी। एकलिंगी का मतलब है या तो स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित हो, तो वो कहलाएगा एकलिंगी पुष्प। जैसे पपीता का और तरबूज, इनमें हमेशा या तो स्त्री केसर या पुंकेसर होता है। अब हम जानेंगे कि पुष्प की संरचना। देखिए, ये सबसे नीचे का भाग जो पिंक कलर से ये दिख रहा है, पुष्प का ये जो बाहरी भाग है ये बाह्यदल पुंज कहलाता है। अब ये ऊपर से ये ग्रीन कलर से जो कलरफुल दिखाई दे रहा है वो पुष्प का कलरफुल भाग होता है, जिसे पंखुड़ी या दलपुंज कहते हैं। अब दलपुंज के जो ऊपरी भाग में देखिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो होता है ये कहलाता पुंकेसर। पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश और तंतु आते हैं। तो अब परागकोश और तंतु के बीच में जो पाई जाने वाली संरचना है, जो ब्लू कलर से ये दिख रही है आपकी, जो मोटी बीच में मध्य में, इसकी संरचना जो होती है वो कहलाती स्त्री केसर, जो 3 भागों में बटी हुई है। आप याद रखिए, पहली भाग जो ऊपर जो दिख रहा है ये कहला वर्तिकाग्र, मध्य का जो भाग है ये वृत्तिका, और बीच का जो भाग है मुख्य भाग है जो बीजांड, और बीजांड जो ऊपरी सिरा जो गोल गोल जो व्हाइट कलर से ये दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है यानी बीज बनता है। तो यही पूरी संरचना कहलाती स्त्री केसर। तो आप याद रखिए, पुष्प का जो भाग है वो कितने भागों में बटा, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर, इस तरह से बटा हुआ होता है। अब हम जानेंगे बीजांड में किस तरह से परागकण। आइए अब हम जानेंगे कि बीज निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पुष्प में बीज निर्माण, पराग कोश में अभी अपन ने देखा, पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल की वर्तिकाग्र पर, यानी उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरे तो वो स्वपरागकण। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्व और परपरागकण में अंतर, और चित्र सहित ही पढ़ेंगे। तो वो उसी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी परपरागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और जैसे स्थानांतरित हो जाते हैं, परागकण से एक नलिका विकसित होने लगती है। तो आप ये देखिए, परागकण, ये देखिए ये परागकण है, परागकण से ये नली निकलती जा रही है। जैसे ये नली विकसित होती है और ये विकसित होकर, ये नली देख रहे हैं परागकण से, ये ऊपर परागकण है, परागकण से ये नलिका आती है और ये नलिका अंदर की ओर चली जाती है। अब वही बताया गया है कि परागकण से जैसे ये नलिका विकसित हुई तो ये वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। अब अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक में क्या होता है, निषेचन होता है। अब जैसे ही निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये देखिए, इसमें बीच में ये जो निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। युग्मनज के निर्माण के बाद जो होता है क्या, युग्मनज में विभाजन होता है और युग्मनज जो है विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण के निर्माण से बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है, और बीज में बदल जाता है, अंडाशय में फल में बदल जाता है। यानी जो अंडाशय था धीरे 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 वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, तथा फल के अन्य भाग झड़ जाते हैं और इस तरह से परिवर्तन होता है। तो आप इस चित्र को ध्यान से समझ लीजिए। आपको परागकण के अंकुरण का चित्र, ऊपर परागकण है,
वर्तिका है और वर्तिका के नीचे नर भाग है, और ये जैसे ही नर भाग है और इसके नीचे से धीरे से ये परागनलिका निकली हुई है। ये परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करके किसका, मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज की क्रिया, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करने के बाद फल और अन्य बीज का निर्माण करती है। तो इस तरह से आज हमने जाना किस तरह से डीएनए का प्रतिकृतिकरण और बीज का निर्माण और पुष्पिकी संरचना को जाना। अगले वीडियोज़ में हम जानेंगे स्वपरागकण, परपरागकण, इन सारी क्रियाओं को जानेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।